हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। तो एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है और ये पता लगा लेना है, अपने आप को जांचना है कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फ्रॉम। यानी कि यह लाइन किस से लिया गया है, लाइन किस से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि यस, हम लोगों ने ये जाना है कि माइंड एक बेचैन पक्षी के समान है, जितना ही यह पाता है उतना ही यह चाहता है। तो ये किससे लिया गया है? ये महात्मा गांधी ने कहा है और ये लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का बी इज द राइट आंसर। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि 36 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी किए हैं, जो इसके पहले वीडियोस आया हुआ था उसमें। आगे हम लोग 38 में देखते हैं। नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। अब देखिए, जब भी इनको इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत होती थी, कहने नहीं आता था नानू काका को, तो कौन से भाषा का यूज़ करते थे? कौन से भाषा का यूज़ करते थे भाई? कौन से भाषा का? तो मराठी का यूज़ करते थे। मराठी का आपको पता होगा, और पिंच ऑफ स्नफ में मराठी का यूज़ करते थे जब भी ऊब जाते थे, हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत होती थी। तो 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 39 में देख लेते हैं। 39 में यहाँ पे कह रहा है कि सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश विद ईच अदर। यानी कि सिविलाइजेशन ने हमको सिखाया है, हमको पढ़ाया है, क्या चीज़ होने के लिए? तो बहुत ज़्यादा जेलस, ईर्ष्यालु होने के लिए नहीं। तो क्या सिखाया? सैड, दुखी होने के लिए नहीं। तो क्या फ्रेंडली होने के लिए? यस, बिल्कुल, हम लोग को मित्रता पूर्वक रहने के लिए सिविलाइजेशन सिखाता है। तो 39 का बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 में। 40 में देख लेते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज फ्रॉम डैश। देखिए बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के थे? तो आपको जवाब मिल गया होगा। कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चंस को। 41 में यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद डैश। देखिए प्रेसिडेंट बनने के बाद 1967 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं, देश के राष्ट्रपति बनते हैं, याद रखिएगा। तो किसके साथ घुसते हैं जी ऑफिस में? तो देख लीजिए, ऑप्शंस है एम्बिशन यानी कि इच्छा के साथ, कॉन्सीट यानी धोखा के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, या फिर सेल्फिशनेस के साथ। तो सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है? स्वार्थ, और इसका मतलब धोखा, इसका मतलब महत्वाकांक्षा। तो ये हो जाएगा ह्यूमिलिटी के साथ घुसते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? 41 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 को फटाफट से आप लोग बताइए। 42 में देख लीजिए आप। डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी कि कौन जो है, किसका सिर ठीक नहीं था, किसका सिर अच्छा नहीं था जी? तो आपको पता है बेंजी वाज अ सिंपल मैन। बेंजी कैसा आदमी था भाई? बिल्कुल सिंपल था, साधारण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजी इज द राइट आंसर। 42 का क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 43 में। 43 में देखिए क्या कहा जा रहा है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ने किसने कहा था कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे हम हमेशा जुलूस निकालते रहेंगे जब तक हमको अधिकार नहीं मिल जाता? तो ये किससे लिया गया है? तो आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं 44 का। 44 में कह रहा है कि वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। तो किस लिए वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू, यानी कि बहुत देर तक औरतें जारी नहीं रख सकती, टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश, यानी किस में नहीं रख सकती? तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा हैप्पीनेस, यानी कहने का मतलब है कि औरतें बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं। तो ये इसका 44 का क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं 45। कह रहा है कि
विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन नो फ्री पीपल, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, यानी कि किसके बिना कोई लोग स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो प्रेस के बिना, किसके बिना, प्रेस के बिना। तो 45 का ए नंबर राइट हो जाएगा, 45 का ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 46 में देख लेते हैं। बेंजी अंडर स्टूडेंट, यस बेंजी अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंड का वर्ब टू है, अंडरस्टैंड का क्या है, वर्ब टू है। तो कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, यानी किसके बिजनेस के बारे में जान गया था। आपको तो पता ही है कि भाई जो बेंजी था ना वो द अर्थ में का एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। बेंजी जो कि जॉनसन का बेटा था, वो क्या करता था, यानी उसका माइंड जो है बिल्कुल साधारण था, बिल्कुल साधारण सा था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो डॉक्टर के पास उसके पिताजी जब ले जाते हैं तो डॉक्टर सलाह क्या देता है कि मुर्गी पालन, यानी कोई बिजनेस पकड़वाइए। तो उसको मुर्गी पालन की गुण सिखाते हैं उसके पापा, और वो मुर्गी पालने लगता है, पोल्ट्री फार्म खोल देता है। तो उसको किस चीज़ का बिजनेस का सब चीज़ आ गया था, तो हेन का। तो 46 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 देख लीजिए। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज डैश, यानी कि कवि जो है स्नेक का इंतजार करता है, सांप का इंतजार करता है। आपको पता है स्नेक किसके द्वारा लिखा गया है, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। किसने लिखा है, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। तो इसमें कवि क्या करता है, कवि बहुत देर इंतजार करता है कि भाई सांप चल जाए, क्योंकि कवि को प्यास लगा था और सांप जा नहीं रहा था। गर्मी का समय रहता है और सांप कहाँ पे रहता है जी, वाटर ट्रू के पास, यानी कि उसका जो हौज था ना पानी का, कवि का वहीं पर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि कवि डरे हुए थे सांप से। तो 47 का क्या हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 में। 48 में कह रहा है कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, यानी कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव, जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं वो कभी क्या नहीं हो सकते, तो नेवर बी पार्टेड। क्या, नेवर बी पार्टेड। आपको पता है कि अंतिम लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसका है जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, तो जॉन डन साहब ने लिखा है। तो ये लास्ट लाइन है इसका, तो बी पार्टेड हो जाएगा। तो 48 का राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 में। 49 में देखिए, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, यह लाइन पल्स इन द इटर्नल माइंड, यानी कि आदमी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो किससे लिया गया है, सोल्जर से नहीं है, स्नेक से नहीं है, और टू ऑटम से है, या फिर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। तो इसका राइट आंसर 49 का डी हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 पर। 50 पर बिल्कुल मज़े से पढ़ना है, इस चीज़ को मज़ा आएगा और आपको बिल्कुल टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए कि आपने कितनी तैयारी कर रखा है, क्या ये क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता था। आगे बढ़ते हैं 50 में। मैकाविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी तो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, यानी कि मैकाविटी एक बिल्ली का नाम है, जिसको किसने लिखा है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को T.S. एलियट ने। तो मैकाविटी हमेशा रहता था क्या, सीन ऑफ क्राइम पे, यानी कि घटना वाले स्थल पे, तो नहीं रहता था, तो ऑलवेज नहीं होगा, नेवर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 50 का बी हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आपने सही आंसर कितना किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 में। आगे 51 में देखिए, द घाट इज लिटर्ड विद डैश। अब घाट जो है, घाट पर क्या रहता था, बर्निंग घाट की जिक्र कर रहा है। फायर हिम, फायर हिम कौन लिखा है, फायर हिम कौन लिखा है बाबू, KKN दारूवाला, KKN दारूवाला। तो वहाँ पे क्या रहता था, हाफ बर्न्ड बॉडीज रहता था, आधा जला हुआ शरीर रहता था, आधा जला हुआ क्या रहता था भाई, शरीर रहता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का, यस 51 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 में। 52 में देख लेते हैं, वेयर डज द लेडी लाइज, वेयर डज द लेडी लाइज। अब बताइए वह लेडी, आपको पता है एन एपिताफ, एन एपिताफ का मतलब समझते हैं, समाधि स्थल, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, जहाँ पे किसी को गाड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर डज द लेडीज लाइट, यानी कि वो औरत मर चुकी थी तो उसको कहाँ दफनाया जाएगा भाई, पार्क में तो दफनाया नहीं जाएगा,
होटल में नहीं, बेड पर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके सामने है ग्रेवयार्ड, मतलब शमशान में। कहाँ पर? तो शमशान में उसको दफनाया गया। तो राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 53 में देख लेते हैं। हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर्स, किसने वेस्टलैंड लिखा है और 4 क्वार्टर्स? तो आपको जवाब देना है आपने क्या याद किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 53 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 53 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। टी.एस. एलियट 53 का ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मन से देखना है क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो लोग ताने मारेंगे। कहते हैं कि माझी तेरे कश्ती के तरफदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस पार बहुत कम लेकिन उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोला है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो शीशा और पत्थर एक जगह रहेगा तो शीशा तो टूट जाता है, इसीलिए फुल प्रिकॉशन में फुल तैयारी के साथ जाएंगे कि कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वही बात है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अब देखिए, देयर लास्ट डिस्ट्रेस इस किसका जिक्र है? लास्ट डिस्ट्रेस, यस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर का जिक्र है, ट्रेवलर का जिक्र है उसमें। तो ये राइट आंसर 54 का डी हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेवलर किसको कहा गया है? आदमी को कहा गया है कि आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 का यहाँ पे देख रहे हैं। 55 में कर है डैश लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, कौन अपने दादी के साथ रहती थी? तो आपको तो पता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 55 का सी इज द राइट आंसर। 55 का सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 को देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि द 17th सेंचुरी एन एज ऑफ डैश, यानी कि 17वीं शताब्दी जो था इंग्लिश के काल का, वो किस रूप में जाना गया? चलिए ऑप्शन पर आते हैं। रोमांटिसिज्म के रूप में, या फिर इंट्रोगेशन के रूप में, पेसिमिज्म के रूप में, या ट्रांजिशन के रूप में? तो ट्रांजिशन के रूप में, डी 56 का डी राइट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ ट्रांजिशन यानी कि बदलाव का समय था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में देख लीजिए, हु रोट द वर्स लाइन टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब देख लीजिए जी, ये लाइन किसने कहा था? टू ईर इज ह्यूमन, यानी गलतियों करना मानव जाति का स्वभाव है, लेकिन मानव जाति दूसरे की गलती को बता सकता है, अपनी गलती नहीं बताता है, और दूसरे की गलती को माफ़ नहीं करेगा, अपनी गलती माफ़ करवा लेता है। तो किसने लिखा था भाई? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, अलेक्जेंडर पोप। यस, 57 का क्या हो जाएगा? 57 का ए हो जाएगा। यही अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने क्या लिखा है? रेप ऑफ द लॉक भी लिखा है इन्होंने, याद रखिएगा। रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा है? गीतांजलि किसने लिखा है भाई? नाटक। तो गीतांजलि किसने लिखा है? मिस्टर एम.आर., यानी कि एम.आर. का मतलब मुल्क राजानंद, या रविंद्रनाथ टैगोर, या आर.के. नारायण, या राजा राव, किसने लिखा है? बहुत ही रसगुल्ला क्वेश्चन है भाई। तो 58 का बी नंबर मार देना है, धड़ाक से मार देना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 58 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 में देख लेते हैं। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन डैश, और इंडियन इंग्लिश पोइट्री कब स्टार्ट हुई? तो 19वीं शताब्दी में हुई, या फिर 16वीं में, या 17वीं, या 18वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19th सेंचुरी, यानी कि सी नंबर 59 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, खूब ध्यान से देखिएगा। डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, कौन से स्कॉलर को यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया? फटाफट से आपको आंसर करना है, किस स्कॉलर को? तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश स्कॉलर्स। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश स्कॉलर्स राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किरण डील्स, किरण डील्स यानी कि देखिए, डील्स जब भी आएगा ना, डील्स खूब ध्यान से समझना, डील्स, और इसके बाद कोई वस्तु रहेगा। क्या रहेगा जी? वस्तु। तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और जब भी कोई व्यक्ति का बोध होगा तो विद लगाएंगे। जब व्यक्ति का बोध होगा तो क्या लगाइएगा? यस, विद।
और किसी वस्तु का बोध होगा तो इन लगाना है। तो यहाँ पे तो वस्तु है शुगर मतलब चीनी, तो इन लग जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 को देख लेते हैं। द ट्रेन वेंट बाई इट डिड नॉट स्टॉप। अब देख लीजिए इट डिड नॉट स्टॉप यानी कि ट्रेन चली गई, वह नहीं रुकी। इसका मतलब है कि ट्रेन बिना रुके चली गई। तो ये द ट्रेन वेंट बाई वाइल, अब बाई वाइल तो होगा नहीं भाई, गलत है। तो नंबर 2 द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, तो ये हो जाएगा 62 का बी इज़ द राइट आंसर। ये क्या है जी, ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल वाक्य बना देना ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अर्थ भी नहीं बदलना। जैसे 63 में देख सकते हैं ही डैश अराइव टुमारो। अब एक बात बताइए, जब टुमारो रहेगा भाई, जब भी टुमारो रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। तो फ्यूचर टेंस में सेल विल लगता है, तो ही के साथ विल लगेगा और विल लगेगा, सेल नहीं लगेगा। तो इसका 63 का डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 64 में। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब देखिए वर्क हार्ड एडवाइस है, तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम, यस आई एडवाइज्ड हिम। जब भी यहाँ पे रहेगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले टू लगेगा। क्या लगेगा इन्वर्टेड कोमा के बदले, टू। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 64 का ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 देख लीजिएगा। 65 में ही इज़ कैपेबल, कैपेबल डैश डूइंग वर्क। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बहुत सारे केसेस में कैपेबल के साथ ऑफ लगाते हुए देखा गया है और इन भी। तो यहाँ पे देख लीजिए एक कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, योग्यता की, तो मुझे लगता है कि इसमें ये आ जाना चाहिए, बी इज़ द राइट आंसर होगा, कैपेबल इन। तो 65 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 66 में। 66 में कह रहा है कि ही डैश अ पोएम नाउ। जब भी नाउ रहे तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। कॉन्टीन्यूस टेंस जब भी होगा तो वर्ब 4 आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए इज़ रीडिंग दिया है, तो रीडिंग वर्ब 4 है, तो 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस दे रहा है, यानी कि 4 सेंटेंस है, इन चारों में से सही कौन अरेंज किया गया, सही से कौन लिखा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 बाई 1 करके। पहले में ये लिखा गया वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, तो ये तो सही लग रहा है, हाँ यही सही हो जाएगा। इसका 67 का ए इज़ द राइट आंसर, 67 का ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 68 में। ही स्टॉप्ड। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या मांग रहा है, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि लिखा हुआ था ही स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड, यहाँ पे डॉट डॉट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड के तुरंत बाद, स्टॉप तो खुद मेन वर्ब है, तो एक और मेन वर्ब नहीं होगा। फिर हैड, देख लीजिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब तुरंत आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तुरंत मेन वर्ब के बाद नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये विल तो होगा नहीं, और ये हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 68 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यस देख लेते हैं। ही वाज स्ट्रक्ड विद, यस, तो इसमें क्या होगा, विद डैश एरो। एरो का मतलब होता है, एरो का मतलब तीर होता है, तो द इसमें हो जाएगा, किसी खास एरो का जिक्र कर रहा है, तो 69 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि सही स्पेलिंग बताना है बैगेज। बैगेज मतलब क्या होता है आपको पता ही है, यानी कि यात्री का सामान, यात्री के कपड़े और अन्य सामान हेतु एक सूटकेस या बक्सा होता है, उसी को बैगेज बोलते हैं। तो BAGGAGE क्या हो जाएगा इसका राइट स्पेलिंग, BAGGAGE। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BAGGAGE। तो क्या हो जाएगा 70 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 में देख लेते हैं। आई डिड नॉट किल द डॉग, मैंने कुत्ते को नहीं मारा, इसको पैसिव में बदलना है। तो डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज और वर का प्रयोग होगा, वाज और वर का पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले देखिए द डॉग यहाँ पर है ना, तो द डॉग पहले आ जाएगा, तो द डॉग को हम पहले लिख देंगे, तो द डॉग हो जाएगा। और देखिए वाज वर लगेगा, तो द डॉग वाज, देखिए तो कहाँ है, द डॉग वाज कहाँ है, द डॉग वाज, वही ऑप्शन सही, 2 ठो में है। तो देख लीजिए हमेशा पैसिव में वर्ब 3 लगता है जब टेंस का पैसिव बनाते हो, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 70 का क्या हो जाएगा, 71 का माफ़ कीजिएगा, 71 का हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 में। 72 में देख लीजिए
एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज डैश, यानी कि जहाँ पे बर्ड रहता है उसको क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज डैश, यानी कि यहाँ पे कीपिंग बर्ड्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से कॉन्फाइन करके घेर के रखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर एवियरी हो जाएगा। जू इसलिए नहीं होगा क्योंकि जू में जो है आमतौर पे सब चीज़ें रहती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसका राइट आंसर 72 का सी हो जाएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 में। द साइनोनिम्स ऑफ काइंड इज डैश, साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है जी, पर्यायवाची, यानी कि सेम मीनिंग रखने वाला, सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड। तो काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब दयालु, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको फटाफट से ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सॉफ्ट मतलब मुलायम, प्रिटी मतलब सुंदर, और क्रूल मतलब क्या होता है, निर्दयी। तो एक ही ऑप्शन ये ह्यूमन का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दयालु। तो ऑप्शन नंबर डी 33 का डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 74 में। 74 में कहा जा रहा है कि अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, यानी कि अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम का एक्टिव करना है। तो देखिए एक्टिव हो चाहे पैसिव उल्टा होता है, तो इधर वाला चल जाएगा जी, ये दाएं वाला पहले आ जाए, बाय हिम यानी कि ही हो जाएगा। अब देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही के साथ हैज आ जाएगा। तो ही हैज देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन छट रहा है भाई मेरे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75। द एंटोनिम्स ऑफ बोरो, बोरो मतलब कर्ज लेना, एंटोनिम्स का मतलब होता है बिलोम। क्या होता है जी, यस बिलोम होता है। क्या होता है, बिलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। तो बोरो मतलब कर्ज लेना, कर्ज लेना का उल्टा क्या होगा, कर्ज देना, तो ये हो जाएगा लेंड। क्या हो जाएगा, लेंड। 75 का सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है मनोज इज प्राउड डैश हिज वेल्थ। अब देखिए प्राउड जब भी आएगा तो रट लो भाई, ये रट लो ऑफ ही लगता है, तो प्राउड के साथ ऑफ लगता है। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 76 का क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 में। 77 में कह रहा है कि ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब एक बात बताइए, फॉर और सिंस का प्रयोग किसी भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में होता है, तो वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैज लगेगा, तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 77 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 में। कह रहा है कि चूज द ऑड वन। ऑड का मतलब होता है, ऑड का मतलब होता है गलत, यानी कि विषम। क्या होता है, ऑड मतलब विषम। विषम का मतलब हुआ कि तीन किसी तरीके से एक होगा और एक बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए ग्राम मतलब चना, राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ, तो ये सब चावल गेहूँ यानी कि खाद्य पदार्थ खाने वाला है, और ये पेय पदार्थ दूध को पिया जाता है, इसलिए 78 का क्या हो जाएगा, 78 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 78 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में आते हैं। सम टाइम्स इट डैश हैवली, इट डैश हैवली। अब इसमें आपको चुनना है, ईट के तुरंत बाद क्या फिल करेंगे, भरेंगे। रेंस तो होगा नहीं, उसके बाद में रेनिंग तो होगा नहीं, आगे आप लोग देख सकते हैं यस रेन तो होगा नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन होगा, हैज़ रेन होगा नहीं, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब 3 रेंड होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए ईट क्या है, सिंगुलर है, तो किसी भी मेन वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए, किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस चाहिए, एस जोड़ते हैं ना, तो इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए 79 का ए इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं 80 में। 80 में कह रहा है मॉम्स इज अ डेंजरस डैश। मॉम्स क्या है, मॉम्स गलसोद एक बीमारी है, तो ये बीमारी हो जाएगा जी डी, सी नंबर। 80 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मॉम्स, मॉम्स याद रखिएगा बीमारी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में देख लीजिए आप लोग, 81 को खूब बारीकी से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यस 81 को। ही लिव्स इन और डैश हाउस, इन अ डैश हाउस, किस घर में रहते हैं, तो सोल, SOLE सोल तो होगा नहीं, उसके बाद में क्वालिटी वाला हाउस नहीं, तो स्मॉल हाउस, यानी कि इसको आप अर्थ के आधार पर इसको पुट कर देना है। तो 81 का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 में।
82 में कहा जा रहा है सी इंसिस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए सी इंसिस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन चूज करना है, तो देख सकते हैं प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, ऑन या फिर फॉर या फिर बाय या फिर विद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग कर लीजिए और देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 82 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑन। इंसिस्ट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है, इसका ख्याल रखना है। चलिए आगे 83 में आते हैं। 83 में कह रहा है यू हैव टू डैश इट, यू हैव टू डैश इट, टू है तो इसके तुरंत बाद वर्ब वन ही लगेगा, तो वर्ब देख लेते हैं कौन सा है, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, अल्टर माने बिल्कुल भिन्न, इफेक्ट, तो यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो ये हो जाएगा 83 का क्या हो जाएगा, 83 का ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 में। 84 में कह रहा है डू नॉट वॉक डैश, तो डू नॉट वॉक, तो वॉक मतलब चलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, हिदर एंड दिदर, यानी कि इधर उधर मत चलिए, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 85 में, यहाँ से फिर से बुक आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम डैश। अब देखिए फिजिकल हार्मोनी यानी कि शारीरिक खुशी, इसका जिक्र कहाँ है और आराम का, तो ये है यस ऑप्शन नंबर ए आ गया, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है, तो ये नंबर 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं, यस यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज इज डैश, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज क्या है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है पर्लेस बक ने, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है या फिर नोवेल है या फिर पॉलिटिकल स्टोरी है, नहीं, तो ये क्या है, तो ये एक एसे है, तो 86 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 में। 87 में कह रहा है द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, यानी कि नेग्रो अभी भी ऐसा लगता है कि देश से निकाले हुए समझ पा रहे हैं, यानी कि उन लोगों को लगता था कि हमें अधिकार बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहाँ पर, अपने ही ज़मीन पर, इन हिज ओन लैंड, तो ये हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि अपने ही ज़मीन पर उन लोगों को लगता था कि हमको देश से निकाल दिया गया है, तो 87 का सी, क्योंकि आप देश में रहे अधिकार नहीं दिया जाए तो बिल्कुल देश निकालने के बराबर ही हुआ है, 87 का सी। आगे बढ़ते हैं 88 में कह रहा है कि आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज डैश। अब देखिए आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड, यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है, वो जो आउटसाइड लोग हैं, बाहरी लोग के साथ कैसा है, तो इस चीज़ को आपको बता देना है। हर्ड इज हॉस्टाइल, फ्रेंडली, फेवरेबल, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, इस पर टिक कर देंगे, 88 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 में। इंडियाज़ ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन इमूवेबल, इमूवेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने क्या पढ़ाया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मैंने बताया है कि भाई पहले ही चैप्टर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पूरे चैप्टर का मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यस प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 89 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 89 का सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यस 90 में नानू काका वाज द नरेटर दैश, यानी कि नरेटर जो थे, यानी कि आप पिंच ऑफ स्नूफ का कौन थे, नानू काका उनके क्या लगते थे, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा, क्या लगते थे, मामा लगते थे, तो 90 का क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 91 में। 91 में देख सकते हैं हु सेज, यस किसने कौन कहता है दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग, यस यानी कि कौन कहता है कि प्रत्येक मानव में सेम ब्लड से बना हुआ है, यानी कि सेम अणु है, यानी कि प्रत्येक मानव में सेम अणु है, यस तो किसके अणु, तो खून के अणु की बात हो रही है, किसमें है जी, तो ऑप्शन में देखिए रूपर्ट ब्रूक में तो है नहीं, टी.एस. एलियट में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन किससे लिया गया है वाला, इन सॉन्ग ऑफ, ये सॉन्ग ऑफ या माई सेल्फ, किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 देख लेते हैं। किट्स इज अ डैश पोएम, तो जॉन किट्स रोमांटिक पोएम है, पोएट है, माफ़ कीजिएगा, तो क्या है, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट है। और देखिए रोमांटिक रिवाइवल की बात आएगी तो विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक रिवाइवल की जब भी बात आएगी तो विलियम वर्ड्सवर्थ
और वहीं मेटाफिजिकल पोइट्री की बात आएगी तो जॉन डॉन। तो 92 का यहाँ पर फिलहाल ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 डैश इज द इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेज। अब देखिए डेड का जिक्र कहाँ पे है टॉम्ब का, तो ये है फायर हिम में। फायर हिम केकियन दारू वाला, इसके केकियन दारू वाला ने लिखा है। और अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखा है जी? मनोहर मालगावंकर ने लिखा है। यस मनोहर मालगावंकर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 में। 94 में देख लेते हैं। यस 94 में द सोल्जर बिलोंग टू डैश, यानी कि सोल्जर कहाँ के थे? उस सैनिक का जो जिक्र है रिपर्ट ब्रूक कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। रसगुल्ला क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 94 का क्या हो जाएगा? 94 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 95 को देख लेते हैं। हु रोट फायर हिम, फायर हिम किसने लिखा? तो फायर हिम यानी कि आग से दारू बनता है, तो फायर हिम कौन लिखा? केकियन दारू वाला। आगे बढ़ते हैं 96 में। 96 में कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, यानी कि उसने अपना सर ऐसे उठाया जैसे कि कोई पशु उठाता है खाने पीने के लिए। तो ये किस में है? सांप ने उठाया। तो क्या हो जाएगा? सी। D.H. लॉरेंस द्वारा स्नेक लिखा गया है, तो 96 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 97 में। देख लेते हैं इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। 1500 के बाद की अंग्रेजी को क्या कहा गया है? तो मिडिल इंग्लिश कहा गया है। क्या कहा गया है? मिडिल इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहा गया है? मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक रहा है? 1150 से 1500। 1150 इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। यानी कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक? तो 449 AD यानी कि ईस्वी सन से 1066 तक ये ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है। उसके बाद में 1150 से लेकर और 1500 AD तक कौन सी इंग्लिश है? तो ये है मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का पीरियड है। उसके बाद में 1500 यस से आगे कौन सा है? 1500 से आगे यानी कि 1500 ईस्वी के बाद तो मॉडर्न है। कौन सा है? तो मॉडर्न है, मॉडर्न इंग्लिश है। तो इसका ख्याल रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब आया? तो मिडिल इंग्लिश देख के मारिए, मिडिल इंग्लिश में आया। इसी समय प्रिंटिंग प्रेस भी आया था, तो 98 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 में। हु रोट द लोटस, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द लोटस किसने लिखा है? एक एसे का नाम है जी, एसे एक निबंध है जिसको तोरू दत्त द्वारा लिखा गया, तोरू दत्त। तो 99 का बहुत VVI क्वेश्चन है। 99 का ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये अलग से एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 का। 100 का देख लेते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, यानी कि नई वेराइटी की जो अंग्रेजी है उसको क्या कहा गया है? इसको न्यू इंग्लिश कहा गया है, न्यू इंग्लिश कहा गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और बिल्कुल आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने टिक किया है और कितना सही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगर इतना में फिर भी अगर मैंने यहाँ पे जो दिखाया है ना, लगभग मैंने 64 क्वेश्चंस कराया है। 64 में अगर 60 आता है, 55 आता है या फिर 50 भी आता है तो सेटिस्फैक्ट्री है। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या फिर वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता है। तो हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।